नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा में। हिंदी साहित्य में बीए प्रथम वर्ष में हम पूर्व में पाठ्यक्रम पर चर्चा कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम जो पेपर है वह आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित है। आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करने से पूर्व जिस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वह विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस पर अनेक अनेक मत प्रदान किए गए हैं। फिर भी अगर सामान्य तौर पर बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। ये 4 कालों में आप जानते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन हमें बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है। आदिकाल से पूर्व हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं और उन विद्वानों ने कौन कौन सी मान्यताओं के आधार पर हिंदी साहित्य के जो वर्गीकरण है उनको किया है, उनको प्रस्तुत किया है, इस पर हम पूर्व में चर्चा कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो कक्षा है उसका विषय यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, कौन कौन से विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने अपने ग्रंथों में कौन सी विशिष्ट मान्यताएं प्रदान की हैं और उनका अध्ययन किस दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, ये सब कुछ समेटने का प्रयास आज के हमने वीडियो में किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया या पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और लिखा तो कौन सी भाषा में लिखा, आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वह 1839 ईस्वी में गारसद तासी नाम के एक विद्वान ने लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था यह ग्रंथ और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी दी गई थी। असल में ये जो विद्वान थे गारसद तासी, ये हिंदुस्तान में उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे और यही कारण था कि इन्होंने कुल 738 कवियों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है, लेकिन उनमें से हिंदी के मात्र 72 थे। शेष जो कवि थे वो उर्दू भाषा के थे, क्योंकि ये उर्दू भाषा के ही विद्वान थे और जिस समय इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था उस समय हिंदी और उर्दू के बीच की जो विभाजक रेखा थी वो तब तक खिंच नहीं पाई थी। ये ग्रंथ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया था और इसमें जो कवियों के वर्णन थे वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे। 738 कुल कवियों को शामिल किया गया था। ये ग्रंथ न तो इसमें कालक्रम का वर्णन किया गया था, न इसमें काल विभाजन किया गया था, न इसमें काल विभाजन किया गया था और न ही इसमें कोई अध्यायों की व्यवस्था थी। तो इसलिए यह ग्रंथ इतिहास के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करने में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर नाम के एक विद्वान हुए। उन्होंने 1883 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ में हिंदी भाषा के लगभग 1000, असल में 1003 कवि थे, इसमें लगभग 1000 कह दिया जाता है, 1003 कवियों के जीवन, उनकी घटनाओं और उनकी कविताओं के संग्रहों को प्रस्तुत किया गया। ये ग्रंथ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 1003 कवियों में से 687 कवियों की तिथियां भी प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने बड़ा गहन अनुसंधान किया था। तत्पश्चात उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि गारसद तासी ने तो केवल 72 हिंदी कवियों का वर्णन या विवरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने उस संख्या को 1003 तक पहुंचाया और मौलिक योगदान अपनी तरफ से सुनिश्चित किया। आगे बढ़ते हैं।
1888 ईस्वी में एक अन्य विद्वान जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ लिखा। उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में उन्होंने पहली बार 11 कालखंडों में विभक्त किया अपने ग्रंथ को, और कालक्रम के अनुसार उन्होंने पूरे ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया। उसमें हिंदी के लगभग 952 कवियों को इन्होंने शामिल किया। 12 अध्यायों में 11 कालखंडों में उन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे जो भी सामग्री है उसमें इन्होंने बांटा, और बड़े भावपूर्ण इन्होंने नामकरण अपने अध्यायों के किए। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ अगर कोई लिखा गया तो वो यही ग्रंथ था जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम हम भाषा वैज्ञानिक के तौर पर भी पढ़ते हैं, और उन्होंने भाषा सर्वेक्षण जो था, भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से भाषा सर्वेक्षण करने का कार्य भी इन्हीं विद्वान ने किया था। तुलसीदास और जायसी को प्रकाश में लाने का काम इन्होंने किया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहने का जो पहला प्रयास था वो इन्हीं के द्वारा किया गया, और इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और ग्रंथ हमारे सामने आ रहा है। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, और इसमें लगभग 8 कालखंडों में इन्होंने पूरी सामग्री को बांटा, और विकासवादी नामों का इन्होंने प्रयोग किया। कुछ विवाद इस ग्रंथ पर भी रहे, और इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी सफलता थी, इसमें हिंदी के लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया, और बड़े अनुसंधान के साथ इन्होंने बहुत सारी खोज रिपोर्टें और बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे पुस्तकालयों में जा कर के, बहुत सारे अभिलेखागारों में जा कर के इन्होंने पुस्तकों का संकलन किया। तत्पश्चात उन्होंने लगभग 5000 कवियों की रचनाओं का वर्णन अपने ग्रंथ में किया, और ये एक बड़ा ग्रंथ हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत होता है। 3 भाग इसके 1913 में लिखे गए थे, और चौथा भाग इसका 1934 में लिखा गया था। ये ग्रंथ जो है वो आगे चल कर के रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ के लिखने में बड़ा सहयोगी सिद्ध हुआ। अब आगे बात करते हैं। 1929 ईस्वी में एक विद्वान जिनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की, और ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रामाणिक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुस्पष्ट रूप से 4 भागों में बांटा, और प्रत्येक देश के साहित्य को वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब बताया। तो उन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि साहित्य जो होता है वो किसी भी देश की जो जनता होती है उसके जो विचार होते हैं उससे प्रेरित होकर के वहाँ का साहित्य लिखा जाता है। इन्होंने बहुत सारे मौलिक निष्कर्ष प्रदान किए। अपनी सूक्ष्म दृष्टि और गहन अनुसंधान के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य का एक नया रूप पूरे साहित्य समाज के सामने रखा, और साहित्य के इतिहास को बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने व्यवस्थित करते हुए हमारे सामने रखा। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण था, और आज तक भी यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और आज तक भी जितने भी अध्येता हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, वो इस ग्रंथ को पढ़ कर के ही अपना कोई भी मंतव्य हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में बनाते हैं। आगे चलते हैं। शुक्ल जी के बाद बहुत सारे लोग और भी हुए जिनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका जैसे ग्रंथ लिखे। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ लिखा, और अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पर्याप्त मात्रा में समृद्ध किया। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया, और जिनकी बदौलत आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कोई स्पष्ट समझ
कोई व्यापक समझ अपने मन में हम स्थापित कर पाते हैं, इन सब विद्वानों ने उसमें पर्याप्त योगदान दिया। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।